हे गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर जिसका नेम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो जैसे कि इसका नेम है वैसे ही बिल्कुल ये चैप्टर है। ये बहुत ही बेसिक चैप्टर है। आपने ऑलरेडी बहुत कुछ इस चैप्टर में से पढ़ रखा है 9th और 10th क्लास में, लेकिन फिर भी हम इस चैप्टर की उन चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं जो आपने पहले नहीं पढ़ रखी। तो स्टार्टिंग क्या है इस चैप्टर की? स्टार्टिंग में सिर्फ आपको बताया हुआ है कि केमिस्ट्री आपके लिए जो आपकी डेली लाइफ है उसमें कैसे यूज़फुल है, मैटर क्या होती है, मैटर कितने टाइप की होती है, कितनी स्टेट्स होती हैं, सॉलिड लिक्विड गैस, और कंपाउंड्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें आप अपनी लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हो। सो स्टार्ट करते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से। सो बेसिकली ये 5 लॉज बनाए गए हैं केमिकल कॉम्बिनेशन को लेकर। ये लॉज बनाने का जो मोटिव था वो बेसिकली ये था कि जो एलिमेंट्स थे उन एलिमेंट्स को कंबाइन करके हमने कंपाउंड्स कैसे फॉर्म किए हैं, क्या प्रोसीजर फॉलो किया है। तो 5 लॉज हैं, हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहला जो लॉ है वो है द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सो फर्स्ट लॉ इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन का मतलब होता है कि किसी चीज़ को बचा के रखना। ओके, सो यहाँ पे क्या कंजर्व हो रहा है? मास कंजर्व हो रहा है। तो ये लॉ बेसिकली कहता है कि जो मास है वो ना ही तो टूटेगा और ना ही कुछ एक्स्ट्रा बनेगा। ओके, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उस केमिकल रिएक्शन के दौरान जितना भी पहले मास था और बाद में जितना मास होगा वो दोनों इक्वल होंगे। ओके, यानी कि रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट्स का मास ये दोनों हमेशा ही सेम रहेंगे। ओके, कहते हैं अगर हम A + B गिव्स C, ये कोई भी रिएक्शन ले तो जो C का मास है वो कितना होगा? जितना A + B दोनों का मास होगा। ओके, C का कुछ डिफरेंट मास नहीं होगा। फॉर एग्जांपल A का मास है 8 और जो B है उसका मास भी है 8, लेकिन जो C है उसका मास कितना होगा? उसका मास होगा जितना इसका है और जितना इसका है, इन दोनों का सम। ओके, सो C का मास कितना होगा? दैट विल बी 16। ओके, नेक्स्ट लॉ है वो है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। इस लॉ को समझने के लिए आप अपनी कुकिंग की कोई भी एग्जाम्पल कंसीडर कर सकते हो। हम सब ने लाइफ में किचन में कुछ ना कुछ हमेशा बनाया होता है, तो आप कोई भी उस एग्जाम्पल को कंसीडर कर सकते हो। मैं यहाँ पे ले रही हूँ टी की एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल मुझे 1 कप चाय बनानी है। ओके, सो 1 कप चाय बनाने के लिए जो मेजरमेंट्स होती हैं कि चीनी कितनी लगेगी, चाय पत्ती कितनी लगेगी, ये हमारी फिक्स्ड होती हैं। ओके, जितनी 1 कप चाय बनाने के लिए जो भी क्वांटिटीज़ लगती हैं क्या उतनी ही क्वांटिटी 4 कप चाय बनाने के लिए लगती है? नहीं लगती ना, उससे बहुत ज़्यादा लगती है। सो उसी तरह से ये लॉ भी हमें सिमिलर चीज़ ही बोलता है कि जब भी हम एलिमेंट्स को कंबाइन करते हैं तो वहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर हमें 1 कप टी बनानी है तो 1 कप टी चाहे मैं अपने घर में बनाऊँ चाहे मैं किसी और के घर में जाकर बनाऊँ, तो उस 1 कप टी को बनाने के लिए जो भी मेजरमेंट्स चाहिए होगी, जितनी भी चीनी चाहिए, चाय पत्ती चाहिए, दूध चाहिए, सो ये सारी चीज़ें सेम रहेंगी। ओके, सो अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तो स्टेटमेंट इज़ द प्रपोर्शन ऑफ एलिमेंट by weight in a given compound will remain exactly same. Okay, the proportion of element, for example अगर हम चाय के एग्जाम्पल में कंसीडर कर रहे थे तो उसके जितने भी एलिमेंट है 1 कप चाय के लिए वो सेम रहेगा उसका प्रपोर्शन बाय वेट। ओके, सो यहाँ पे वेट की बात हो रही है। इस लॉ को और अच्छे से समझने के लिए दूसरे एग्जाम्पल है कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमें C प्रोडक्ट बनाना है। ओके, C कोई भी कंपाउंड है जिसको हमें बनाना है। C को बनाने के लिए अगर 2 मोल्स ऑफ A और 3 मोल्स ऑफ B रिक्वायर्ड हैं, सो हमेशा क्या होगा कि आपको इतने ही मोल्स इसके चाहिए होंगे A के और 3 मोल ही आपको B के चाहिए होंगे। ओके, सो अब कंटिन्यू करते हैं थर्ड लॉ के साथ। थर्ड लॉ जो है वो है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। ये जो लॉ है ना ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। आप अगर एनसीईआरटी में से इसकी स्टेटमेंट को रीड करोगे तो आई एम श्योर कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सो मैं प्रेफर करूँगी कि इस लॉ के लिए आप कोई भी और ऑथर की बुक को रेफ़र कर सकते हो जिसमें जो स्टेटमेंट है वो थोड़ा सा चेंज करके आपको लिखी गई है, क्योंकि ये लॉ जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। सो स्टेटमेंट पढ़ने की बजाय सबसे पहले हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। So example is
हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं, हूँ कार्बन और ऑक्सीजन को। सो दो एलिमेंट्स हमने ले लिए हैं, कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो लॉ कहता है कि अगर दो एलिमेंट्स कंबाइन करके एक से ज़्यादा कंपाउंड्स बनाते हैं, यानी कि यही दोनों कंबाइन करते हैं और बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड, और यही दोनों जब कंबाइन करते हैं तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, सो दो एलिमेंट थे हमारे पास, दो एलिमेंट कंबाइन करके क्या बना रहे हैं, एक से ज़्यादा कंपाउंड्स बना रहे हैं। ओके, दो एलिमेंट्स लिए हैं, उन एलिमेंट्स को कंबाइन किया है और कंबाइन करके क्या बन गए हैं, दो कंपाउंड्स बन गए हैं। एक है कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें हमने किया क्या है कि जो एक एलिमेंट है उसका जो मास है वो हमने फिक्स कर लिया है, दैट इज़ 12 ग्राम, इसका भी 12 ग्राम। लेकिन ये जो ऑक्सीजन है इस यहाँ पे हमने यूज़ की है O यानी कि ऑक्सीजन, और ये इसका मास कितना हो गया 16 ग्राम, और यहाँ पे यूज़ की है O2 यानी कि इसका मास कितना हो गया 32 ग्राम। ओके, सो यहाँ पे डिफरेंट मासेस यूज़ किए हैं दूसरे वाले एलिमेंट के। तो होगा क्या कि ये वाले इसकी और इन दोनों की जो रेशो है ये होगी एक होल नंबर रेशो। और होल नंबर ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो या बहुत ही लार्ज नंबर हो, बहुत सिंपल जो है वो होल नंबर होना चाहिए। सो स्टेटमेंट भी यही कहती है कि जब हम दो एलिमेंट्स को कंबाइन करके एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाते हैं तो वो वाला एलिमेंट जिसका जो मास है वो फिक्स नहीं है, ओके, इसका मास फिक्स नहीं है ना, और दूसरा जो है उसका मास फिक्स है। मतलब कंडीशन ये है कि जब हम दो एलिमेंट्स को यूज़ करते हैं तो एक का मास फिक्स होना चाहिए और दूसरे का वेरिएबल होना चाहिए। लेकिन जिसका मास फिक्स नहीं है, यानी कि इसका मास फिक्स नहीं है, इनकी जो रेशो है दैट विल बी अ होल नंबर, यानी कि जो 16:32 है ये कितना आ गया 1:2, 1:2 विल बी अ होल नंबर रेशो। कोई फ्रैक्शन में रेशो नहीं आनी चाहिए, कोई ज़्यादा बड़ी रेशो नहीं होनी चाहिए, सिंपल अमाउंट में रेशो होगी। सो स्टेटमेंट इज इफ टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड। तो हमने क्या किया था, दो एलिमेंट लिए थे, दो एलिमेंट क्या कर रहे थे, कंबाइन कर रहे थे और क्या बना रहे थे, दो से ज़्यादा कंपाउंड या दो कंपाउंड बना रहे थे। तो यहाँ तक तो समझ आ गया है ना कि दो कंपाउंड बनाए, पहला था कार्बन मोनोऑक्साइड एंड दूसरा था कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट जो है द डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट। सो एक एलिमेंट है जिसका हम डिफरेंट मास यूज़ कर रहे हैं, वो एलिमेंट कौन सा था, दैट वाज ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन का कार्बन मोनोऑक्साइड के केस में कितना मास था 16, और दूसरे जो कार्बन डाइऑक्साइड थी उसके केस में कितना मास था, दैट इज 32। ओके, सो द डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट विच कंबाइन विद फिक्स्ड मासेस ऑफ अदर एलिमेंट, यानी कि ये ऑक्सीजन किसके साथ कंबाइन कर रही है, ये उस एलिमेंट के साथ कंबाइन कर रही है जिसका जो मास है वो फिक्स है। यानी कि किसके साथ कंबाइन कर रही थी, कार्बन के साथ। तो कार्बन के साथ दोनों ने कंबाइन किया है और दोनों ही केसेस में कार्बन का जो मास था दैट वाज 12 ग्राम। सो अब जो है वो रेशो है ये वाले डिफरेंट मासेस की, यानी कि 16 और 32 की, दैट विल बी आर इन द रेशो और स्मॉल होल नंबर्स। तो उनकी जो रेशो होगी वो बहुत ही सिंपल होगी, यानी कि बहुत छोटा अमाउंट होगा। ऐसे नहीं हो सकता कि 7:5 हो दोनों की रेशो, ऑलमोस्ट 1:2, 1:3, मतलब इस वाली रेशो में ही होगी। ये जो लॉ है ये डाल्टन ने दिया था, सो इस लॉ को हम डाल्टन्स लॉ भी बोलते हैं। अभी हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं डाल्टन्स लॉ, या जो थर्ड लॉ आपने पढ़ा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, उससे ही रिलेटेड। इस क्वेश्चन को करने के बाद आई एम श्योर आपको ये स्टेटमेंट कभी नहीं भूलने वाली। तो सबसे पहला स्टेप है हमारा स्टेटमेंट को रीड करना। स्टेटमेंट रीड करते हैं कि कार्बन कंबाइंस विद हाइड्रोजन टू फॉर्म 3 कंपाउंड्स ABC। ओके, सो कार्बन है उसने कंबाइन किसके साथ किया है, हाइड्रोजन के साथ, और क्या बनाए हैं उन्होंने 3 कंपाउंड्स बनाए हैं, दैट इज A, B एंड C। और द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन की परसेंटेज दी हुई है, A में है 25%, B में है 14.3% एंड जो C है उसमें है 7.7%। हमें पता करना है कि विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इट इज़। सो हमें सिर्फ यही पता करना है कि कौन सा जो लॉ है वो फॉलो हो रहा है यहाँ पे।
तो देखो, अगर आप पहली लाइन को ही रीड करते हो तभी आपको पता चल जाएगा कि ये जो है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन है, क्योंकि मल्टीपल प्रपोर्शन ही वो वाला लॉ है जिसमें दो एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं और दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड फॉर्म करते हैं। और यहाँ पे दो एलिमेंट्स कंबाइन कर रहे हैं और तीन कंपाउंड्स को बना रहे हैं, तो इसका मतलब कौन सा लॉ है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन है। लेकिन फिर भी अगर आपको अपनी जो क्लैरिफिकेशन है उसके लिए इसको समझना है तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो। तीन कंपाउंड्स दिए हुए हैं ए, बी एंड सी, उसमें से परसेंटेज किसकी दी हुई है? दैट इज़ हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन की परसेंटेज, ये वाली हाइड्रोजन की। तो देखो, हाइड्रोजन की परसेंटेज दे रखी है तो हम कार्बन की परसेंटेज निकाल सकते हैं, क्योंकि देखो पूरा कंपाउंड क्या है? वो 100% है और वहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 25% है। सो 100 में से जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? कार्बन की जो परसेंटेज है वो आ जाएगी। तो अब हमारे पास इन तीनों कंपाउंड्स में जो कार्बन की परसेंटेज है वो भी आ चुकी है। तो हमने लॉ में सबसे पहले जो रीड किया था वो ये था कि दो एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं और कंपाउंड फॉर्म करते हैं, वो भी हो रहा है। नेक्स्ट ये थी कि एक जो एलिमेंट है उसका जो मास है वो फिक्स होगा और दूसरे एलिमेंट का मास जो है वो चेंज होगा, यानी कि वो वेरिएबल होगा। तो हमें क्या करना है? कोई भी एक एलिमेंट की जो परसेंटेज है वो सेम होनी चाहिए। ओके, तो हम क्या करेंगे? हम तीनों ही केसेस में हाइड्रोजन का सिर्फ एक पार्ट कंसीडर करने वाले हैं, यानी कि हाइड्रोजन की जो परसेंटेज है या उसका जो मास है वो हम 1 ग्राम लेंगे और उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग हम कार्बन का मास जो है वो फाइंड कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ए कंपाउंड है हमारे पास, ए कंपाउंड के अंदर क्या है? 25 पार्ट्स हम यूज़ करते हैं और हमें कंबाइन क्या करना है? 75% कार्बन के साथ। फिर ही हमारे पास ए बन रहा है ना, 25% हाइड्रोजन एंड 75% कार्बन, दोनों को कंबाइन करके क्या बन रहा है? एक ए कंपाउंड बन रहा है। तो अब अगर हम एक पार्ट लें हाइड्रोजन का और फिर हमें कार्बन के कितने पार्ट्स लगेंगे तो उनको डिवाइड कर देंगे। 25 पार्ट्स के लिए 75 लग रही है कार्बन और एक के लिए 75 डिवाइडेड बाय 25, तो हमारे पास क्या आ गया? 3। सो हमने तीनों केसेस में हाइड्रोजन के सिर्फ एक पार्ट की कंट्रीब्यूशन निकाल लेनी है कि कार्बन कितना यूज़ होगा। ओके, सो ए कंपाउंड के केस में कितना यूज़ हो रहा है? 3। ओके, सो अब निकालना है कि बी के केस में कितना यूज़ हो रहा है। बी के केस में कितना यूज़ हो रहा है? दैट इज़ 6। ओके, और सी के केस में कितना यूज़ हो रहा है? वो हो रहा है 12। ओके, सो तीनों ही केसेस में हमने निकाल ली है कि जो परसेंटेज है वो कितनी है कार्बन की। सो अब क्या हो गया? अब कि हाइड्रोजन जो है वो तीनों ही केसेस में क्या हो गया? 1 हो गया। इसका मतलब एक एलिमेंट का जो मास है या जो कंट्रीब्यूशन है वो हमने फिक्स्ड कर ली है, और जो कार्बन है इसकी कंट्रीब्यूशन क्या है? इसकी वेरिएबल कंट्रीब्यूशन है। एक की 3 है, दूसरे की 6 है, फिर क्या है? 12 है। अब इन तीनों की जब हम रेशो निकालते हैं कार्बन की, यहाँ पे 3 रेशो 6 रेशो 12। ओके, तीनों की रेशो क्या आ गई? 1 रेशो 2 रेशो 4। तो ये एक होल नंबर रेशो आ गई और ये रेशो जो है वो स्मॉल भी है, छोटी भी है। तो इसका मतलब ये जो है, ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या फॉलो हो रहा है? इसमें फॉलो हो रहा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। ओके, सो एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं। किया कुछ भी नहीं है हमने, हमारे पास डिफरेंट परसेंटेज थी दोनों ही एलिमेंट्स की, हाइड्रोजन की भी डिफरेंट थी और कार्बन की भी डिफरेंट थी। लेकिन जब हम थर्ड लॉ को अप्लाई करते हैं तो उस केस में क्या होता है कि एक एलिमेंट की फिक्स्ड कॉन्ट्रीब्यूशन होती है, परसेंटेज फिक्स्ड होती है और दूसरे की वेरिएबल होती है। तो हमने तीनों ही कंपाउंड के केस में 1 कंट्रीब्यूशन लेके, यानी कि हाइड्रोजन की फिक्स्ड कर ली कि इसका हमने एक ही पार्ट यूज़ करना है, और इस एक पार्ट के कॉन्सिक्वेंसेस में जो कार्बन है वो कितना यूज़ हो रहा है वो निकाल लिया। हाइड्रोजन तो फिक्स हो गया कि 1 पार्ट यूज़ हो रहा है, कार्बन डिफरेंट हो गया। सो कार्बन की जब हमने रेशो फाइंड की तीनों ही कंपाउंड्स में तो वो एक फिक्स्ड रेशो निकली जो कि एक होल नंबर थी एंड बहुत ही छोटी रेशो थी। नेक्स्ट लॉ है गे-लुसिक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। सो इस लॉ की इतनी बड़ी स्टेटमेंट देख के आप कंफ्यूज मत होइए या फिर डरिए मत कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड लॉ है। जो पिछला लॉ हम करके आए हैं उससे बहुत सिंपल लॉ है, कुछ भी नहीं कहा गया है। सो स्टेटमेंट रीड करते हैं सबसे पहले। सो दिया था किसने था ये लॉ? गे-लुसिक ने दिया था ये लॉ। आप इसको याद करना है तो कर सकते हो।
सो लॉ में क्या कहा गया था, when gases are produced or combined in a chemical reaction, so when they do so in the ratio by volumes. Okay, so उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ये किया था कि जब भी दो गैसेस कंबाइन करती हैं तो वो कंबाइन किस रेशो में करती हैं, किस कैटेगरी में कंबाइन करती हैं, दैट विल बी वॉल्यूम. तो और ये जो लॉ है ना, ये एक कंबाइन फॉर्म है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन की. लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन में क्या था कि जब भी एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं वो कंबाइन करते हैं मासेस की टर्म में. ओके, दो एलिमेंट्स कंबाइन कर रहे हैं तो उनका जो मास है वो फिक्स्ड मास होगा. ऐसे नहीं होगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर कंबाइन कर रहे हैं तो उनका जो मास है वो किसी और केस में डिफरेंट होगा और दूसरे केस में डिफरेंट होगा. ऐसा नहीं होगा. जब वो कंबाइन करते हैं वो डेफिनेट मास के बेसिस पे कंबाइन करते हैं. लेकिन इस केस में क्या है, जब भी किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो गैसेस हैं वो कंबाइन करती हैं तो वो कौन से रेशो में कंबाइन करती हैं, दैट विल बी इन वॉल्यूम. अब इस लॉ के बेसिस पे एक क्वेश्चन करते हैं. सो क्वेश्चन है, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द कंबस्शन ऑफ 40 ml ऑफ एसिटाइलिन एंड हाउ मच वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फॉर्म. तो हम सबको पता है जब भी कोई भी कंबस्शन रिएक्शन होती है तो उसमें क्या प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ओके, सो रिएक्शन क्या की है हमने, एसिटाइलिन यानी कि C2H2 कंबाइन किया है या कंबस्शन हुई है. कंबस्शन किसकी प्रेजेंस में होती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है. तो प्रोड्यूस क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. तो वाटर किसकी फॉर्म में हुआ, लिक्विड की फॉर्म में हुआ. लेकिन जो गेज लॉ है ये क्या बात करता है, किसके बारे में, ये गेज लॉ गैसेस के बारे में बात करता है. सो हम इस वाटर को इस केस में कंसिडर नहीं करेंगे. यहाँ पे मैंने ऑलरेडी रिएक्शन को क्या कर दिया है, बैलेंस कर दिया है. अगर आपको रिएक्शंस को बैलेंस करना नहीं आता तो आप मेरी वीडियो देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी. वहाँ पे मैंने अच्छे से बताया है कि कैसे आप केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस कर सकते हो. तथा कि जो गैसेस हैं जब वो कंबाइन करती हैं तो वो वॉल्यूम के बेसिस पे कंबाइन करती हैं. तो यहाँ पे अगर यहाँ पे 2 मोल्स कंसीडर किए हुए हैं तो यहाँ पे अगर 2 वॉल्यूम यूज़ हो रहा है एसिटाइलिन का तो 5 वॉल्यूम यूज़ होगा किसका, ऑक्सीजन का. तो प्रोड्यूस क्या हो रहा है, वहाँ पे हमारे पास 4 वॉल्यूम प्रोड्यूस हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का. हमें पता क्या करना है कि जब हम 40 ml एसिटाइलिन को यूज़ करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड उसके कॉरेस्पॉन्ड में कितना बनता है. तो यहाँ पे अगर देखें कि अगर हम 1 वॉल्यूम यूज़ करें एसिटाइलिन का तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 5/2. ओके, 5/2 ऑक्सीजन हो गया. और यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है दैट विल बी 4/2. तो अगर 40 ml एसिटाइलिन है तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 40 के साथ, क्योंकि 1 वॉल्यूम में हमें पता है और 40 ml का हमें पता करना है. तो 40 के साथ इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया और 40 के साथ इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया. तो हमारे पास आ गया कि जब हम एसिटाइलिन 40 ml यूज़ करते हैं तो ऑक्सीजन कितना यूज़ होगा, ऑक्सीजन विल बी 100 ml and carbon dioxide will be 80 ml. So 40 ml एसिटाइलिन के कॉरेस्पॉन्ड में जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा वो होगा डबल कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, ये लॉ भी अब कंप्लीट हो गया है. अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप कुछ क्वेश्चंस अपनी बुक में से लेकर प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन एज सच इन लॉज में से कोई भी क्वेश्चंस नहीं आते हैं. नेक्स्ट लॉ इज़ एवोगैड्रोज लॉ. इसको हम एवोगैड्रोज हाइपोथेसिस भी बोल देते हैं. तो सबसे पहले इस लॉ की स्टेटमेंट रीड करते हैं. सो इस लॉ की स्टेटमेंट है, अंडर द सेम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स. तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि फॉर एग्जांपल हमने 1 ml ली हाइड्रोजन, 1 ml ली ऑक्सीजन, 1 ml कार्बन, 1 ml हमने ली कोई भी और गैस, नाइट्रोजन ले ली. ओके, सो इन सभी 1 ml गैसेस के अंदर जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम तो सेम है 1 ml गैसेस का, लेकिन जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो भी सेम होंगे. तो फॉर एग्जांपल 1 ml हाइड्रोजन के अंदर 100 मॉलिक्यूल्स हैं
तो इसका मतलब कि 1 ml ऑक्सीजन के अंदर भी 100 मॉलिक्यूल ही होंगे। बस वो 100 मॉलिक्यूल किसके होंगे, वो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होंगे। सो जितना भी वॉल्यूम है सभी गैसेस के लिए, शर्त ये है कि आपको टेम्परेचर और प्रेशर ये दोनों कंडीशन सेम रखनी है। कि एक वेसल ली है, ये क्या है 100 ml की है। सो 100 ml के अंदर कितनी हाइड्रोजन गैस आ सकती है, 100 ml, क्योंकि गैस का वॉल्यूम हम कैसे मेजर करते हैं, जितना भी हमारे पास कंटेनर होता है उतना ही उस गैस का वॉल्यूम होता है। तो यहाँ पे इसको पूरा फिल कर दिया है, तो वॉल्यूम कितना हो गया, 100 ml हो गया। तो इसी अगर वेसल में, मतलब सेम वेसल ही, ये भी 100 ml की है और इसमें हमने डाल दी ऑक्सीजन। इसमें क्या डाला था, हाइड्रोजन, और इसमें क्या डाल दी हमने, ऑक्सीजन। तो सेम कंडीशंस के अंदर अगर यहाँ पे 500 मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब यहाँ पे 100 ml के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 500 मॉलिक्यूल्स हैं। तो इस 100 ml ऑक्सीजन के अंदर भी 500 ही मॉलिक्यूल्स होंगे। मतलब जितना भी वॉल्यूम है सभी गैसेस का, पर कंडीशंस क्या होनी चाहिए, टेम्परेचर एंड प्रेशर सेम है। सो सेम कंडीशंस के अंदर जितना भी वॉल्यूम है सभी गैसेस का उतने ही वॉल्यूम होंगे। ऐसा नहीं होगा कि हाइड्रोजन के अगर 500 मॉलिक्यूल हैं तो ऑक्सीजन के आके मॉलिक्यूल कितने हो गए, 400 मॉलिक्यूल्स हो गए, ऐसा नहीं होगा। ओके, इसी के साथ हमारा 5th लॉ जो है वो भी कंप्लीट हो गया है। सो हमने यहाँ पे किए हैं टोटल 5 लॉ, लेकिन एक लॉ और है जो आपका दिया हुआ है, दैट इज़ लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में नहीं है। ये लोग कोई भी, अगर आप कंपटीशन की बुक्स पढ़ रहे हो या कोई भी और ऑथर की जो बुक पढ़ रहे हो उसमें आपको दिया होगा। 2-3 लॉज को कंबाइन करके एक लॉ को बनाया गया है और उस लॉ को नेम दे दिया गया है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ये लॉ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं आपके उसमें ये लॉ पूछा जाता है इस लॉ के बारे में। लेकिन ये जो लॉ है ये थोड़ा सा लेंथी है इन बाकी लॉज से। सो हम ये वाला लॉ नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।